तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे लॉकडाउन 4.0 के बारे में, जिस तरीके से कल से लॉकडाउन 4.0 के में प्रवेश कर चुका है और कहीं ना कहीं स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। जो स्थिति भारत की थी, कहीं ना कहीं अब वो 11वें नंबर पर भारत ऐसे देशों में शामिल हो चुका है जहां पर जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनकी संख्या 1 लाख पर पहुंच चुकी है। फिलहाल सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर रियायतें जो आम लोग हैं उनके लिए जारी कर दी गई है। राजस्थान के क्या कुछ हालात है, इसे जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रहमतुल्लाह खान जुड़ चुके हैं। रहमतुल्लाह, राजस्थान की बात करूं मैं अगर, तो क्योंकि लगातार राजस्थान में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 5500 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है और लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और क्या कुछ फिलहाल नई जो गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से, कितनी रियायत उसमें आम जनता को दी गई है और किन किन चीजों पर फिलहाल पाबंदी यहाँ पर जारी रहेगी? बिल्कुल आयुषी, राजस्थान में संक्रमण का आंकड़ा 5,500 से ऊपर जा चुका है और राजस्थान में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और लॉकडाउन 4 में जो विशेष ज़्यादातर छूट दी गई है और कुछ एक बंद किए गए हैं, कंटेनमेंट एरिया है और हॉटस्पॉट कर्फ्यू वाला जो इलाका है उसको पूरी तरह से जो है बंद किया गया। उसके अलावा अन्य इलाके जिसमें खोल दिए गए हैं और ग्रीन जोन में ज़्यादा छूट दी गई है और ऑरेंज जोन में ज़्यादा छूट दी गई है और रेड जोन में छूट दी गई है, लेकिन उसमें कुछ छूट कम है। ऑटो है, बस है, इनको जो संचालन शुरू कर दिया और काफ़ी दुकानें हैं वो खोल दी गई है। उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई है और हमारे साथ तो मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर है नीरज शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, लॉकडाउन 4 में काफ़ी रियायतें दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रियायतें तो बहुत सारी हैं। ग्रीन जोन के अंदर तो काफ़ी सारी छूटें हैं, ऑरेंज जोन के अंदर भी शर्तों के साथ में छूटें हैं ऑटो बस वगैरह की। रेड जोन के अंदर पाबंदियां जो हैं वो पूरी तरीके से लगाई गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, प्रदेश में जो चीज़ें प्रतिषेध की गई हैं उनके अंदर घरेलू चिकित्सा सेवा, यानी घर पे बैठ करके आप चिकित्सा सेवा नहीं लें, यानी कुछ भी अगर बीमारी है तो तुरंत आप अस्पताल में संपर्क करें या 104 नंबर पर संपर्क करें। ये इसलिए लोग अपने बीमारी को दबा ना लें। इसके साथ ही घरेलू एयर एम्बुलेंस सुरक्षा उद्देश्य और भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय जो यात्रा, हवाई यात्रा जो है इसको भी निषिद्ध श्रेणी में माना गया है। मेट्रो रेल की सेवाएं जो है उनको निषिद्ध किया गया है, मेट्रो रेल नहीं चलेंगी फिलहाल। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा जो संस्थान हैं वो इस वक्त बंद रहेंगे, क्योंकि स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा संक्रमण हो सकता है और बच्चों में जब इस प्रकार की मामला जो एक साथ में बढ़ जाता है, पूरी क्लासेस जो हैं या पूरे बैचेस जो हैं कोचिंग संस्थानों के वो संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में उसको पूरी तरीके से उस पर रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों और जो फंसे हुए पर्यटक हैं उनके आवास के लिए क्वारंटाइन जो फैसिलिटी रहेगी उनको उपयोग में लेने के लिए होटल और आतिथ्य सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो होटल है और आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। यानी होटल अभी चालू नहीं हो सकते हैं, होटल और आतिथ्य सेवाएं जो इस प्रकार की सेवा हैं वो बंद रहेंगी, केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ करके। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर जो कैंटीन है ये कैंटीनें भी बंद रहेंगी। इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स में बैठ करके जो खाना है वो इस वक्त अलाउ नहीं है। आपको बता दें, ढाबे और रेस्टोरेंट्स जो खोले गए हैं वो केवल इसलिए खोले गए हैं कि लोग वहाँ से टेक अवे कर सकें या फिर पैक करा के ले आ सकें, होम डिलीवरी हो सके। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल जो है वो, स्विमिंग पूल, या एक साथ बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हैं, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, बार को भी इसके अंदर बंद किया गया है। शराब, ऐसा ना हो कि बार के अंदर बैठ करके लोग साथ में शराब पी लें, तो उस पर भी रोक लगाई गई है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन के जो साधन है, एकेडमिक हैं, सांस्कृतिक हैं, धार्मिक कार्यक्रम, सभाएं जो हैं, तमाम तरह की सभाएं, राजनीतिक सभा हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, इन सब पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ आपको बता दें, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, धार्मिक सम्मेलन भी बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का धार्मिक सम्मेलन हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाकर के आप वहाँ पर इबादत नहीं कर सकते हैं। आप अपने घरों के अंदर रह करके इस प्रकार की इबादत या प्रार्थना कीजिए। विभिन्न त्यौहार हैं हिंदुओं के, उसके अंदर भी जो है पूरी तरीके से सरकारी गाइडलाइंस की पालना हुई और अब ईद का मौका भी आ रहा है और ये रोज़े जो हैं रोज़े चल रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज से भी अपील की गई है, आप घरों में रह करके ही जो है अपने रोज़े करें और जो ईद का जो भी आपका त्यौहार है उस त्यौहार को मनाएं। लॉकडाउन के इन आदेशों की पूरी तरीके से पालना होगी। पान, गुटखा, तंबाकू, इनके विक्रय जो है वो प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि पान गुटखा खाते हैं या तंबाकू खाते हैं उसके बाद में थूकना भी पड़ता है, तो जब पीक उसकी जाती है तो वो उससे संक्रमण फैल सकता है। दूसरा, ये खुद अपने आप में इम्यूनिटी पावर जो है उसको कमज़ोर करने वाली चीज़ें मानी गई हैं या संक्रमण का कारक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इन पर जो है रोक लगाई गई। इसी प्रकार से प्रतिबंधित जो गतिविधियां हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन के अलावा कुछ प्रतिबंधों के साथ जो अनुमति दिया गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स आदि, यानी खेल जो खिलाड़ी हैं वो जा सकते हैं, कोच जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो स्टाफ है
वो ऐसे एकेडमीज के अंदर जा सकते हैं, लेकिन बाहरी जो लोग हैं दर्शक वो इस प्रकार के आयोजनों में नहीं जाएंगे। तो बड़े जो क्रिकेट मैचेस होते थे या फिर फुटबॉल के मैचेस होते थे या गोल्फ के मैचेस होते थे, रामबाग में पोलो का जो मैच होता था जैसे जयपुर के अंदर वो प्रसिद्ध था, वहाँ जो खिलाड़ी हैं वो जा सकते हैं, केवल उनके कोचेस वगैरह जा सकते हैं, स्टाफ मेंबर जा सकते हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं जाएंगे। खिलाड़ियों को राहत दी है, लेकिन अन्य सामान लोग वहाँ जाकर के मजमा या तमाशा ना लगा दें, इसका ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही 2 फुट की जो दूरी है उसकी पालना, 2 गज की दूरी की पालना जो है परिवहन और सार्वजनिक स्थलों पर करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। मॉल्स में जो दुकानें हैं वो भी इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक ग्राहक की सेवा के बाद जो सुरक्षा सावधानियां हैं, कीटाणु शोधन है जिसे कहते हैं डिसइंफेक्शन करना या सैनिटाइजेशन करना, इनके साथ ही जो दुकानें हैं ये खोली जाए। जो बड़ी बड़ी जहाँ चेन, जहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की है वहाँ पर भी बाकायदा सैनिटाइजेशन, दुकान से जब सामान ले रहे हैं तो उचित 2 गज की दूरी पे जो गोले बना रखें उस पर जाएँ या इतनी मेंटेन किया जाए। वहाँ के स्टाफ को पाबंद कर रखा है, इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। विवाह संबंधी जो समारोह है इसके लिए उपखंड मजिस्ट्रेट जो SDM है उससे परमिशन ले सकते हैं। हमने देखा 18 तारीख से ही कई लोगों ने विवाह करने शुरू करे हैं। 50 लोगों तक की परमिशन जो है वो दी जा रही है विवाह समारोह के अंदर, लेकिन खुद लोग जो हैं हमने देखा 20-22 लोग, 21 लोग आकर के और शादी समारोह संपन्न कर रहे हैं, लड़की के घर जा रहे हैं। एक भारी भरकम खर्च भी इससे बच रहा है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के विवाह जो है वो समारोह अमल में लाए जाने लगे, ताकि एक तो खर्चा भी भारी भरकम जो लड़की के परिवार का होता था वो बचे, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। तो इस प्रकार कई विवाह ऐसे जयपुर में भी संपन्न हुए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई है और जो परिवार है वर वधू पक्ष वो मास्क लगा करके बैठे हैं और दूरी से बैठ करके, और 20-25 लोगों की मौजूदगी में, केवल घर घर के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी मौजूदगी में शादी समारोह संपन्न हो गया। सार्वजनिक स्थानों के लिए जो है कुछ गाइडलाइंस निकली है कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यानी पब्लिक प्लेस में और कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस में दोनों जगह पर ये जो मास्क है लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का मास्क लगाएं, पर मास्क लगा करके ही आप रहें। चेहरे पर मास्क नहीं पहनना जुर्माने से दंडनीय है। सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन निकाली है कि जुर्माना लगेगा अगर मास्क नहीं लगाया जाएगा तो। इसलिए कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आता है या अपने कार्यस्थल पर रहता है तो मास्क लगा करके ही बैठे, क्योंकि उसके अन्य कार्यस्थल के अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं या सार्वजनिक स्थल पर भी अन्य लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना भी जुर्माने से दंडनीय है। अब जैसे ही हमने आपको बात बताई थी कि गुटखा, पान, जर्दा, ये इन पर रोक इसलिए लगा रखी, थूकना नहीं पड़े, और थूकने पर सरकार ने अलग से अर्थदंड का प्रावधान कर दिया, इसको दंडनीय बना दिया। सभी व्यक्तियों को जो सार्वजनिक स्थान है और परिवहन में सामाजिक दूरी है वो 2 गज की दूरी की पालना की जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो काम करने के लिए जो व्यवहार में है वो लाया जाए। घर से काम करने के लिए भी सरकार ने कह रखा है, जहाँ तक संभव हो घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम की जो प्रणाली है इसको अमल के अंदर लाया जाए। कार्यस्थलों पर प्रभारी जो व्यक्ति हैं वो श्रमिकों के बीच में रहमतुल्लाह जी, जिस तरीके से नीरज जी यहाँ पर तमाम जानकारी दे रहे हैं गाइडलाइन के बारे में, और आने वाले दिनों में ईद भी आने वाली है। अगर मैं जयपुर की बात करूं तो एक बड़ा बहुल्य क्षेत्र रामगंज फिलहाल अभी कोरोना की चपेट में है, हॉटस्पॉट वहां पर बना हुआ है। तो क्या कुछ अब जो वहां रह रहे जो लोग हैं किस प्रकार से ईद मना सकते हैं, किस प्रकार से वहां के लोगों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा के लिए मोबाइल फोन आरोग्य सेतु को बिल्कुल, ये नीरज जी से एक सवाल ये भी है, तमाम जो आने वाले दिनों में जो ज़्यादातर जो संक्रमण आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज भी 16 जिलों में संक्रमण जो आंकड़े आए हैं, और रामगंज जो बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या में लोग रहते हैं, और वहाँ पर संक्रमण का जो है संक्रमण सबसे ज़्यादा फैल चुका है। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार किस तरह से ज़्यादा कदम उठाएगी, और आने वाले त्यौहार भी है और तमाम ऐसी जो ज़्यादा जैसी भीड़ बढ़ गई है इसमें भी संक्रमण फैलने के आसार रहेंगे, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लगातार जो संक्रमण के मामले हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं। कल भी जो है 305 लोग आए थे। आज सुबह 9 बजे की जो रिपोर्ट आई उसमें 122 लोग जो हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर से इसमें 2 हैं हालांकि आज, लेकिन सेंट्रल जेल के अंदर हमने देखा कि कल 8 लोग संक्रमित पाए गए। नाहरी का नाका के अंदर 7 थे, हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर में 7 थे, अम्बाबाड़ी में 2 थे, नाहरगढ़ किले के नीचे 4 मिले हैं, मुरलीपुरा में 2 मिले हैं। तो इस प्रकार लगातार जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। 4 दरवाज़ा की बात करें, रामगंज की बात करें, सभी जगह पर जो है ये केसेस सामने आ रहे हैं। तो जयपुर शहर के अंदर जहाँ लोग जो है बहुसंख्या के अंदर रखते हैं, जो डेंसिटी वाले इलाके हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, वहाँ ये कोरोना जो है आसानी से फैल सकता है। यदि एक व्यक्ति में हो गया था तो और लोग संपर्क में आ सकते हैं। एक बनी पार्क के कल कांति नगर में भी अभी तक वो इलाका अछूता था,
लेकिन कांति नगर में भी एक 14 साल की बच्ची है, लड़की है, वो संक्रमित हुई है। हालांकि पहले से वो क्वारंटाइन फैसिलिटी में थी, लेकिन कल उसको कोरोना पॉजिटिव मान लिया गया। सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो लोग हाई डेंसिटी वाले इलाके में रह रहे हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, एक ही घर में 40 लोग, 50 लोग, 80 लोग थे, उनको अलग करवा दिया गया है। तो ये कोशिश हो रही है सरकार यहाँ पर की आपको ओर से बीच में रोकना कि जहाँ चाहूंगी, चंद्रसेन जी भी हमारे साथ यहाँ पर संक्रमण लगातार जुड़े हैं। और चंद्रसेन जी, एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये आ रही है कि सुबह एक जो डीसीएम था महोबा में वो पलट गया है। प्रवासी मजदूरों से ये डीसीएम भरा था, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं राष्ट्र निर्माण जो मजदूर कहते हैं, हम जो मजदूर होते हैं वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे हादसों का शिकार होते जा रहे हैं। तो कब ऐसे हादसों में लगाम लग पाएगी? लगता है डॉक्टर चंद्रसेन से यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपसे भी सेम सवाल यही रहेगा। एक अपडेट यहाँ पर आ रही है, महोबा में एक डीसीएम वापस पलट गया है, जहाँ उसमें भी प्रवासी मजदूर सवार थे। लगातार हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो मजदूर है सुरक्षित अपने घरों तक उन्हें पहुंचाया जाएगा, लेकिन आए दिन जैसे हादसे हो रहे हैं उन्हें देखकर तो लगता नहीं है मजदूर कभी अपने घर पहुंच पाएंगे। देखिए, हादसों की कई वजह हैं जो सामने आ रही हैं आयुषी। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार थक जाते हैं, या दूसरी चीज़ें हैं जिनके कारण खासकर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब वाहन के जो एक्सीडेंट्स के मामले हैं वो तमाम जगह जांच का विषय बने हुए हैं। तो मौजूदा समय में लगातार हम इसी चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षित संसाधनों से कैसे इन प्रवासियों के उनके घर भेजा जा सकता है। तो यही कारण है कि सरकार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है। अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया आयुषी कि अब कहीं भी अगर शहरों से रिक्वायरमेंट आएगी, जिलों से रिक्वायरमेंट आएगी और डीएम रेलवे मंत्रालय को ये बताएंगे कि उनके यहाँ इतने लोग फंसे हैं, तो इन चीज़ों को किया जाएगा। मगर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार अब तक क्यों ऐसा नहीं किया गया। ये सवाल या ये विचार या ये जो पहल या ये जो तरीका है वो सरकारों ने पहले क्यों नहीं अपनाया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो रही है, चाहे वो राजस्थान में अलग अलग, अभी जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि मामले लगातार आना जारी हैं। हम अभी भी दो चीज़ों में बट गए हैं। अगर बहुत ही प्रैक्टिकली समझें आयुषी कि प्रशासन और शासन के सामने ये समस्या है कि रियायतों पर कैसे काम कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कराई जाए। दूसरी बड़ा ये जो प्रवासी आते जा रहे हैं इनको लेकर है। और एक मैं सबसे बड़ी एक व्यवस्था पर यहाँ पर बात करना चाहूँगा, जो हमारे कोविड अस्पताल हैं आयुषी, इन पर भी एक बड़ी जो है बहस की आवश्यकता है कि आज 3 महीने होने, तीसरा महीना शुरू हो गया है लॉकडाउन का। कई महीनों से कोरोना संकट को जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ा बजट कोविड अस्पतालों के लिए रखा था, मगर आयुषी ना तो अभी वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ी है, ना तमाम बेड्स बढ़ा पाए हैं। और मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि अभी भी एस्टिमेट्स और बजट का अभाव है। तमाम उत्तराखंड के अगर 8-10 जिलों की बात करें तो वहां भी बजट और एस्टिमेट की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में हम किस तरीके से आपातकाल की व्यवस्थाओं से जूझेंगे। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हर तरफ सरकार को इसके लिए अलग अलग कोर टीम बनानी पड़ेगी और जो इनको सेपरेट तरीके से देखे। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वेंटिलेटर्स की कमी, और आज जो ये आंकड़ा पहुंच चुका है, ये काफी चिंता भी यहाँ पर जाहिर इसलिए करता है क्योंकि तमाम देशों को तो हम यहाँ पर सहायता दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में भी तमाम चीजों की अभी कमी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग को सोचना पड़ सकता है कि आगे अगर ये संख्या बढ़ती है तो किस प्रकार से जो हमारा देश है वो इससे डील करेगा। बिल्कुल, और यही कारण है कि अभी हमने देखा था कि हेल्थ एजुकेशन को लेकर भी सरकार गंभीर हो रही है। मौजूदा समय में जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है, हम देखेंगे कि कोरोना के बाद दुनिया कैसे बदलेगी। आप ये देखिए कि अभी लंबे समय आयुषी कॉलेज की ओर, हॉस्पिटल्स की एजुकेशन की ओर, या बड़े ऐसी जगह जहाँ से चीज़ों को सिखाया पढ़ाया या बनाया जाता है, उनको सरकार खोलने की स्थिति में नहीं आई है। और ऐसे में आपको कोविड हॉस्पिटल्स, आपके वेंटिलेटर्स की तैयारी, आपको पीपी किट की तैयारी, ये सब करनी पड़ेगी। मगर अभी सरकार एक इनिशियल चीज, प्रवासियों को घर भेजने की व्यवस्था में महीनों से जूझ रही है। आप ये देखिए कि पिछले मैं किसी भी सरकार, राज्यों की सरकारों की अगर बात करूं, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी और दल की हो, आप ये देखिए 2-3 महीने के बावजूद
जबकि उनको छूट थी, उनके पास ताकत थी, उनके पास व्यवस्था थी, पावर्स थी, वो प्रवासियों को अभी सही सही जगह नहीं पहुंचा पाए हैं। और अब तो सरकार ये कहने पर आ गई है कि प्रवासी जहां हैं वहीं रुक जाएं, हम उनको हर तरीके की मदद देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दो तरीके की चीजें हम लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या को बस आम आदमी को सहना ही है और वो इसके आगे कुछ कर नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा यहाँ पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से चौथे चरण पर हम जा चुके हैं, चौथा फेज ये चल रहा है और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो फैसला है वो जनता के ऊपर भी इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि हमने इससे पहले देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर इस बात का जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं अब देशवासियों को भी कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए। और कल ही मैंने सुना था जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी अपने बयान में ये कह चुके हैं कि जो लोग हैं उन्हें अब कोरोना के साथ जीना सीख लेना होगा। तो सब चीज यहां पर अब जनता के ऊपर छोड़ दी गई है। आयुषी, सबसे पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को जो संबोधित किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सबको घर के अंदर रहना है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है और हमको इस बात का ख्याल रखना है कि कोरोना अपने आप घर में नहीं आएगा, हम उसको लेकर के आएंगे। तो अगर हम लक्ष्मण रेखा का पालन करेंगे और 2 गज दूरी का ध्यान रखेंगे और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करेंगे तो कोरोना से हम लगभग थोड़ा बहुत बच सकते हैं। क्योंकि संख्या देखिए, अगर पूरी इंडिया की बात करें तो 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और अब एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिया के लिए वो कि समुदाय संक्रमण को रोके। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो प्रवासी कामगार बाहर से आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इस तरह का संक्रमण, समुदाय संक्रमण अगर बढ़ेगा तो ये संख्या लाखों से कितनी आगे पहुंच जाएगी, ये बहुत सोचने की विषय है। जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग आमने सामने हैं श्रमिक बसों को लेकर के। एक ओर से वो महासचिव प्रियंका गांधी हमेशा इस बात के लिए योगी सरकार को ट्विटर पे वीडियो भेज रही हैं कि साहब हमने 1000 बसें रखी हुई हैं। तो जब 1000 बसें उन्होंने रखी हुई थी तो 1000 बसें अब तक कहां थी? वो ये इतनी भयानक स्थिति क्यों होने पाई? और फिर रात को 10:40 पे अब अवनीश अवस्थी ये निजी सचिव, प्रियंका के निजी सचिव को एक मेल भेजते हैं और ये कहते हैं कि सुबह 10 बजे तक, रात को 10:40 पे मेल भेजने के बाद सुबह इनको 10 बजे उनको कहते हैं कि वृंदावन योजना के सेक्टर 15 और 16 में आप सारी बसें इकट्ठा कर दीजिए, आप सारे ड्राइवरों के नंबर दे दीजिए, सारी बस की डिटेल दे दीजिए। तो ये बहुत कम समय होता है कि जो बॉर्डर से वृंदावन योजना है 15-16 सेक्टर में आएंगे, बहुत कम समय होता है। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी ने ये उनके कागजों की जब जांच करी तो उसमें कोई स्कूटर के, कोई 3 व्हीलर के, कोई ऑटो के उनकी आरसी पाई गई है। तो इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप चालू है, एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। वो 1000 बसों का दावा कर रहे हैं, ये उन बसों की जांच कर रहे हैं। रात में 2:10, कोई 10:40 पे मेल कर रहा है, कोई प्रियंका के निजी सचिव रात को 2:30 बजे उसका जवाब दे रहे हैं और इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो सबसे ज्यादा नियंत्रण की जरूरत है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं उनको किस तरीके से उनका थर्मल स्कैनिंग टेस्ट किया जाए, किस तरीके से उनको उन संक्रमण से दूर रखा जाए, जो संक्रमण में है उनको इलाज किया जाए। क्योंकि ये अगर सामुदायिक संक्रमण बढ़ा तो स्थिति हाथ से बाहर हो जाएगी और एक बहुत बड़ा खतरा है सभी राज्यों के लिए। जी, सवाल ये भी इसलिए उठता है क्योंकि 1 लाख का आंकड़ा ये पहुंच चुका है और ये बड़ी चीज है कि क्या हम लोग 1 लाख का आंकड़ा पार करने का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि गौरव जी भी इस बात का पहले जिक्र कर चुके हैं कि 2-3 महीनों से जो ये तमाम कंडीशन थी, ये तो सबको पता थी कि आने वाले समय में जो प्रवासी मजदूर है उन्हें कहीं ना कहीं समस्या होने वाली है। तो क्या हम इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि हम पहले से व्यवस्था नहीं कर पाए? और अब जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मदद की जा रही है, क्या वो 2-3 महीने पहले अगर वो इस पेशकश को पहले कर देते तो क्या अभी जो ये कंडीशन बनी हुई है थोड़ी कम हो जाती? शेखर आनंद त्रिवेदी से यहाँ पर पूछना चाहूंगी सर, जिस तरीके से अब ये जो राजनीति यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर ये जंग यहाँ पर छिड़ चुकी है। जिस तरीके से चंद्रसेन जी ने भी यहाँ पर सवाल उठाया कि जो पेशकश अब ये लोग कर रहे हैं, क्या ये 2-3 महीने पहले नहीं हो सकती थी जब ये समस्या शुरू हुई थी? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति में इस समय पूरा हिंदुस्तान फंसा हुआ है जिसमें किसको क्या करना है ये आदमी समझ ही नहीं रहा है। एक तरफ 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ है, लोगों से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात कही गई है। आज से ही अगर आप ले लें, उत्तर प्रदेश में गाइडलाइंस जारी कर दी है मुख्यमंत्री ने, जो केंद्र की तरफ से लॉकडाउन 4 के लिए आई, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या क्या होना है इस बात की सूची आ चुकी है।
अब सवाल इस बात का है कि जो मजदूर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात जहां पर भी थे, अगर वहां पर कारखाने चालू हो रहे हैं तो ये अपने गांव जाकर के क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप जब काम चालू कर रही है सरकार तो वहां से पलायन कर रहे हैं। जो 40-50 दिन काम बंद था वो समय आपने वहां पर गुजार लिया है। अब अगर आप अपने गांव पहुंच जाएंगे, राजस्थान से उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई आज की तारीख में चला है तो वो यहां गांव में आकर के करेगा क्या? ये एक सवाल है। हालांकि यहां सरकार ने व्यवस्था की है, मनरेगा के तहत बहुत सारे लोगों को काम दिया जा रहा है, लेकिन अब पता चले कि मान लीजिए गुजरात में कोई हीरा काटता था, अब यहां पर आएगा, उससे कहा जाएगा कि भाई सड़क बनानी है, मिट्टी खोदो, तो वो कहेगा कहां तो मैं हीरा काटता था और कहां तुम मुझसे मिट्टी ढुलवा रहे हो। तो ये जो काम का डाइवर्जन है, ये जो माइंडसेट डाइवर्जन है, ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए इस समय पर कायदे से राज्य सरकारों को, जिस राज्य में मजदूर है उनको, उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी, वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जिम्मेदारी थी कि वो अपने मजदूरों को जागरूक करते, उन लोगों को जागरूक करते जो ये ले लेकर के थैला भाग हैं, उनसे कहते कि भैया 17 तारीख बीत गई है, प्रधानमंत्री ने बता दिया है, हम 18 तारीख से या 19 तारीख से या 20 तारीख से कारखाने चालू करने जा रहे हैं। 5 घंटे 6 घंटे काम होगा या 10 घंटे काम होगा। जब काम होगा तो आपको काम यही मिल जाएगा, खाना पीना जो चल रहा है वो हम आपकी व्यवस्था वैसे ही बनाए रखेंगे। अब होगा क्या? फैक्ट्री चालू होने के बाद फैक्ट्री ढूंढेगा। अब वो मजदूर तो पता चला बिहार पहुंच चुका है, गुजरात पहुंच चुका है या राजस्थान पहुंच चुका है, जो जहां था वहां से हट चुका है। तो क्या होगा? वो फैक्ट्री वाला परेशान, उसने लोन उठा लिया, वो उसका क्या करे अगर लेता है तो। इसी तरीके से वो मजदूर अपने गांव में पहुंचकर परेशान होगा। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने जैसे ही राज्यों के ऊपर स्थिति को छोड़ा है तो किसी राज्य के किसी मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है। ये स्पष्ट हो गया आज जिस तरीके की स्थिति है। केवल नरेंद्र मोदी के पास ही क्या विजन था इस देश में? आज प्रियंका गांधी 1000 बसें लगाने की बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी अपनी स्टेट्स में ये क्यों नहीं कह रही हैं कि जिन स्टेट्स में मजदूर रुके हुए हैं वो वहीं पे रुके रहें, उनके लिए जब फैक्ट्री चालू हो रही है, प्रधानमंत्री ने बात कह दी है, हमारे चीफ मिनिस्टर्स कोशिश कर रहे हैं, तो हफ्ता 10 दिन में ये फैक्ट्रियां फिर से चालू होंगी, आपको वापस आने की जरूरत पड़ेगी। तो आप कैसे आएंगे? क्या कोरोना लेकर के जाएंगे और क्या लेके लौटेंगे? तो ये स्थितियां जो है, एक्चुअली यही होता है लीडरशिप का टाइम, यही होता है विजनरी लोगों का समय, जब आपको अपने विजन से देश को, दुनिया को एक सबक देना होता है। भाई प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री के ऊपर राज्य कह रहे हैं हमें मदद दो, सबके अकाउंट में पैसा दे दो। तो प्रधानमंत्री आर्थिक गतिविधियों को लेकर के जिस तरीके से लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ, उसको लेकर के केंद्र सरकार एक समय के बाद राज्यों पे फैसला लेना का डिलीवर करेगी, वो कहेगी राज्य अपने हिसाब से फैसला करें। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा समय की कमी है, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ। रहमतुल्लाह खान यहाँ पर जुड़े हुए हैं जयपुर से। रहमतुल्लाह, कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की हम यहाँ पर शुरू से बात करते हैं, मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन राजस्थान के लिए इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि बहुत ही तेजी से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीर आज सुबह की हमने देखी है वो काफी डराने वाली है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है उनके लिए भी अब ये नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो किस प्रकार से आगे जाके ये लोग मानेंगे और किस प्रकार से सरकार इन पर लगाम लगा पाएगी? जिस तरह से राजस्थान सरकार लगातार पिछले लॉकडाउन शुरू हुआ तब से जो काम कर रही है वो पूरी तरह से कंट्रोलिंग किया जा रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से जो कुछ छूट मिली है, सबसे ज़्यादा छूट मिली है और कुछ बंद हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं देखिए राजस्थान सरकार उसमें कंट्रोलिंग कर रही है। हालांकि सब तरह की कोशिशें की जा रही है, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी अनिवार्य कर दिया है और श्रमिकों और मजदूरों की जहाँ बात है तो श्रमिकों मजदूरों के लिए राजस्थान सरकार यहाँ तक जो भी आ चुके हैं उनके लिए मनरेगा में उनको काम देना, अपने अपने स्थानीय ग्राम पंचायतों में उनको काम देना, ये तमाम योजनाएं जो है सरकार शुरू कर रही है। और जहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद है क्योंकि उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्रियों के कई जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री है, तमाम जो उद्योग के लोग हैं तो वो जो है इस प्रकार से लगातार जो जुड़ने की जो उसमें ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने का जो ऐलान किया है कि ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेंगे, उन मजदूरों को नए काम के बारे में सिखाएंगे। तो मजदूर कहीं ना कहीं जरूर परेशान लग रहा है और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जब शुरू से मजदूरों को कहीं खाने को वो उस फैक्ट्री के मालिक ने उनको निकाल दिया, उनको खाने को कहीं नहीं मिल रहा था, तब कहीं ना कहीं जाकर के उस मजदूर ने वो फैक्ट्री से वो रवाना हुआ और अपने घर की तरफ रवाना हुआ है। मजदूर जो है वो बिल्कुल मजबूर हो चुका था, इसलिए वो अपने घर की तरफ गया।
और तब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, सरकारों को फैसला करना चाहिए था कि जो भूखे मजदूर मर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्था की जाए, तब इसलिए वरना वो मजदूर वो फैक्ट्री छोड़ करके वो नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं बात सामने आ रही। जब मजदूरों से हम जहाँ फील्ड में जाते हैं, मजदूर से बात करते हैं, तो वो यही चीज़ बताते हैं कि वो भूखे मर रहे थे, फैक्ट्री में भूखे मर रहे थे, वहाँ जहाँ रुके तो वहाँ उनको बहुत ही मजबूरी थी, इसलिए वो वहाँ से छोड़ करके अपने घर रुकना चाहूंगी। शेखर यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे? जी शेखर जी। अगर हाँ, मैं रहमतुल्लाह जो हमारे राजस्थान के संवाददाता, मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या ये बताएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में औरैया में भी जो हादसा हुआ है वो राजस्थान से मजदूर आ रहे थे जो डीसीएम में लदे हुए थे। तो क्या अशोक गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरीके से किसी भी लेबर क्लास का समर्थन नहीं किया? क्या सचिन पायलट टेलीविजन पर आकर के ये कहते तो रहे कि हम मजदूरों की चिंता कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन क्या राजस्थान में आपके पास रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि ये सब नहीं हुआ? राजस्थान में जहाँ तक बात है, राजस्थान में जो बाहर के श्रमिक रुके हुए थे उसमें राजस्थान सरकार ने बाकायदा व्यवस्था करवाई। अपन यहाँ पर किसी भी पक्ष की बात नहीं करनी, यहाँ पर जो हकीकत है वो बताना चाहिए कि राजस्थान की सरकार ने जब यहाँ से मजदूरों को रवाना किया तब वहाँ के यूपी सरकार ने लेने से मना कर दिया था। ये बिल्कुल बाकायदा ये रिकॉर्डली बात है। और दूसरी बात, यहाँ जो खाने की व्यवस्था, यहाँ तमाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू से जब से लॉकडाउन लगा तब सभी सरकारी संस्थाएं हो चाहे निजी संस्थाएं हो चाहे सवे संस्थाएं हो चाहे संगठन हो, सबको ऐलान कर दिया था किसी भी घर में कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए सभी संगठन इस चीज में लग गए थे और सभी को खाना मिला। यहाँ तक सभी जो डीसीएम औरैया में टकराई है जिसमें राजस्थान के मजदूर थे, लोगों के उसको किस तरीके से अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश को डिलीवर करने की बात कही थी कि राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकारें चाहे कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए सरकारों को, मजदूरों का ध्यान रखना चाहिए, आम पब्लिक का सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे राज्य की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार हो। मजदूरों को जब तक ध्यान नहीं रखेंगे, भारत का निर्माण करने वाले ही मजदूर ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रहमतुल्लाह खान, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। समय की कमी के कारण इस विषय को यहीं पे खत्म करते हैं और आप तीनों का भी, डॉक्टर चंद्रसेन, शेखर त्रिवेदी और गौरव गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना अपने चौथे फेज में भारत में पहुंच चुका है, 1 लाख के पार आज आंकड़ा पहुंच चुका है और तमाम रियायतों के साथ नई नई गाइडलाइन यहाँ पर राज्य सरकारों ने भी जारी की है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो आम जनता है इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करती है और किस तरीके से भारत कोरोना संक्रमितों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इसमें कमी देख पाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।